सर प्रणाम। सॉरी सर, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। मेरा इंटरनेट भी कम चल पा रहा है सर, तो आप प्लीज आज की कक्षा देख लें सर। क्षमा चाहता हूँ सर मैं पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। अशोक जी, मेरा मोबाइल नंबर कलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने आप गलत नंबर दे दिया था। रद्दी वाला रे। नहीं, उसमें अशोक वाडेकर जी। विकास वाडेकर। अ, अशोक वाडेकर कौन है फिर? इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट लाइजनिंग, इस तरह से। अभी पता नहीं। अच्छा, ओके, दिस इज समबडी एल्स। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, फिर शुरू करें या वेट करें अभी? हाँ सर, शुरू करते हैं। ज्वाइन करने वाले तो कर लें। सो अभी तक हमने जो कुछ सीखा उसके बारे में रिकैपिटुलेशन आज पार्टिसिपेंट्स करेंगे। मैं कम बोलूंगा आज। केवल 10 मिनट के अंदर रिकैपिटुलेट करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। जो बिल्कुल बेसिक, हम डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम मीन, मीडियन, मोड, नॉर्मल, प्रोबेबिलिटी कर्व, इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपने डाटा को क्लीन कर सकते हैं, अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और उसकी नॉर्मेलिटी को चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे आज। दादा लोग रद्दी वाला वर्क करेगा। आज ज़्यादातर हमारा डाउट क्लियरेंस ही रहेगा, सात मेजॉरिटी। वाजता मी तुला सांगितलं होतं ये जो 8 वाजता। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, काइंडली म्यूट ऑन। बस ये पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, और इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की हल्की फुल्की जानकारी यदि आपको है तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वालिटेटिव करना चाह रहे हैं तो वहाँ बहुत अधिक स्टैटिस्टिक्स आने की जरूरत नहीं है। यदि आप डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करके ग्राफ्स और चार्ट्स के रूप में दिखा देंगे तब भी चल जाएगा। जी, आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज पार्टिसिपेट। यस सर। सर एक क्विक अपडेट, क्विक रिकैप। वेरी इंपॉर्टेंटली आप जो स्पेशली आई गो रिवर्स, क्योंकि हमने जो सैंपल के बारे में बात की। आई थिंक सैम्पलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग का मेथोडोलॉजी आप कौन सा यूज कर रहे हो, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होता है कि रिसर्च की जो गैप्स है उसको मिनिमाइज करने के। फिर वो एविडेंस हो या नॉलेज गैप हो, या पॉपुलेशन गैप हो। और आपका मेथोडोलॉजी भी जो है वो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल से अगर मैच कर रही है, ऊपर कर रही है, तो उस रिसर्च में एक्चुअली ज़्यादा ऑथेंटिसिटी जो आपके मेंटोर है, या फिर इट विल एक्चुअली बी अ गुड रिसर्च फॉर द सोसाइटी एज अ होल। उसके साथ साथ आपको जो डिज़ाइन करनी है, जिसमें पिकॉट मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको स्पेशली आंसर करना है व्हाई, व्हाट एंड हाउ। इसका आंसर बहुत ज़रूरी है बिफोर यू बिगिन द रिसर्च।
बिकॉज दैट विल गिव यू अ क्लियर पाथ कि आपको कौन से मोड से जाना है, कौन सा किस तरह से आपको सैम्पलिंग करना है, किस तरह से आपके गैप आपको कम करना है, आपके आपको जो कंक्लूजन पे जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वाई व्हाट एंड हाउ अगर आप जब तक नहीं पहुंचते तब तक शायद ऐसा हो सकता है कि एक दो बार आपको रिविजिट करना पड़े आपके टॉपिक को, कि आप कौन से टॉपिक में शुरू कर रहे हैं। Definitely feasibility study also is very very important. That will also give you confidence कि yes कि मैं जो small percentage पे कर रहा हूँ, this whether this can be expanded to a larger volume or not. हम्म। आपने दो तरह की एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के बारे में बात की। क्वांटिटेटिव में वी हैव टू गिव स्टैटिस्टिकली what was the experience, especially in their physical, emotional, and there are various parameters, जिसके ऊपर उनको betterment हुई। और क्वालिटेटिव में you can compare different text and give your observations। वहाँ पे कुछ भी हमें प्रूव नहीं करना है या कुछ भी हमें you are not actually trying to present anything which is against or uh, you're actually getting to a different methodology. This is हम्म। what I have summarized very briefly, sir. That is your understanding. हम्म। बहुत अच्छा प्रकाश जी। मुझसे कुछ मिस हुआ है तो बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है, विच विल हेल्प। एवरीबॉडी हैज टू स्पीक टुडे। नेक्स्ट कौन है जी? अल्फाबेटिकली रिवर्स चलते हैं। विमला बिश्नोई जी। स्मिता देश पांडे जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑन करके निकल गए। जी गुरुदेव, मैं हूँ, यही हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा था मैं, पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करना चाह रहा था। अच्छा डू अच्छा यू सर, माइंड सॉरी। स्विचिंग ऑन योर कैमरास प्लीज एवरीबॉडी? विकास जी ने अपने इनपुट्स दिए हैं। एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू स्पीक, यू आर मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स? यस सर। आप कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, कंफर्टेबल। 1 वे मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए आज। यदि कहीं से पर भी आपको ऐसी दिक्कत लगती है कि आपको कुछ फीडबैक इनपुट्स चाहिए तो आज आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अदर देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी, द सेकंड बेस्ट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग इज पीयर ग्रुप लर्निंग। आज पीयर ग्रुप पे काम कर रहे हैं अपन लोग। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ग्रंथ वगैरह या इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी, सूत्र पढ़े होंगे हैं योग से संबंधित, कुछ ना कुछ उपनिषद
या कुछ इस तरह की चीजें, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। उसमें कैसे फिट करेंगे हम अपनी रिसर्च को, मेथोडोलॉजी को। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। सो ओपन नाउ। हरिओम, प्रणाम सर। जी प्रणाम। जैसा कमलेश जी। कल आपने क्लास में हाँ जी, जैसा कल क्लास में बात हो रही थी कि सांख्य और योग की, कि हम किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं किसी योग दर्शन को किसी और ग्रंथ के साथ। तो उसमें आपने जैसे बताया था कि हमें घेरंड और हठ प्रदीपिका को लेना चाहिए। अब जैसे घेरंड तो सप्तांग योग है, और अगर हम हठ प्रदीपिका की बात करते हैं तो वो चतुरंग योग में आता है। तो चतुरंग योग में बात करते हैं तो चार एस्पेक्ट हैं उसके: आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, और एक नाद अनुसंधान। तो लेकिन इसमें नाद अनुसंधान को हम अगर रिलेट करते हैं तो योग सूत्र के साथ कैसे रिलेट करेंगे? क्योंकि नाद की जहां तक अनुभूति होती है वो मुझे योग सूत्र में कहीं ऐसा लगा नहीं कि वो फिट हो सकता है। कल मैं बहुत देर तक ये सोचती रही। तो योग सूत्र में जैसे बात करते हैं हम, तो मेन आसन पे अगर बात करते हैं तो वहाँ आसनों की कोई वैसी व्याख्या नहीं की गई, सिर्फ एक स्थिर सुखम आसनम की बात की गई कि जहाँ स्थिरता है और सुख की अनुभूति है वही आसन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हठ प्रदीपिका की तो वहां हमें 15 आसनों का वर्णन मिलता है। तो ऐसा वर्णन हमें जो है योग दर्शन में नहीं मिलता है। तो इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम कि स्थिरता और सुख और वही आसन, कि जहाँ सुख की अनुभूति हो गई वही आसन है, जहाँ स्थिरता की अनुभूति हो गई वही आसन है। क्योंकि जहाँ हठ प्रदीपिका आता है वहां स्थिराई किया गया है 15 आसनों को, और जिसमें से सिप और सिभ जो थे वो चार प्रमुख आसन बताए गए, और उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन की बात की गई। तो ये, और एक मुझे नाद अनुसंधान का पूछना है, वो आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आप अच्छा लग रहा है प्रश्न कि। पूछा आपने कमलेश जी। जी धन्यवाद सर। क्योंकि आपसे पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि करना तो मैं चाहती थी रिसर्च, लेकिन मैं जिस एस्पेक्ट को लेके चल रही थी वो मेरा एस्पेक्ट आपकी क्लास के बाद चेंज हो गया। मैं एक हम्म। किसी, क्योंकि मैं क्लासेस ले रही हूँ उसके बीच में एक लेडी है जिनको थायराइड जो है रिवर्स हुआ। तो मैं उस एस्पेक्ट पे जाना चाहती थी, लेकिन आपकी क्लास लेने के बाद मेरा वो एस्पेक्ट चेंज हो गया। मुझे लगा कि कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे आपने गैप्स की भी बात की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उन एस्पेक्ट पे भी काम कर सकते हैं हम, अगर हम ऑनेस्टली काम करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरा, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे तो वो भी अच्छा रहेगा। मेरा हम्म। एस्पेक्ट चेंज हो गया आपकी क्लास के बाद, तो थोड़ा सा आप बता दें इसके बारे में भी। धन्यवाद। हम्म। तो दो प्रश्न हो गए आपके। एक तो जितने भी हमारे स्रोत हैं या मूल ग्रंथ हैं वहां पर क्लासिकल योगा टेक्स्ट की बात की आपने कमलेश जी। दूसरी, आप ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, और जो जी सर। थायराइड वाला केस है वहां पर पर्टिकुलरली कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को एक एक करके लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि क्लासिकल योगा टेक्स्ट जितनी भी है मैम, उनका ना जोर इफेक्ट पर है, और हमारा भी जोर हमेशा इफेक्ट पर ही रहता। कॉज एंड इफेक्ट जबकि दो चीजें हैं। हमारी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है, और हमारी रिसर्च एनालिटिकल भी हो सकती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का अप्रोच लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जितने भी हमारे सूत्र हैं, स्रोत हैं, क्लासिकल टेक्स्ट है, वहां पर सबसे पहले हमें ये सेंसिटाइज किया जाता है कि दुख का कारण क्या है। सबसे पहले तो दुख, दुख है, हर टेक्स्ट ये बताती है। फिर वो ये बताती है कि दुख क्यों है, उसका मूल कारण क्या है। अगेन व्हाट, व्हाई एंड हाउ का प्रोसेस वहां भी है। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी सूत्र सीधे सीधे ये नहीं बताता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से आप चलेंगे, करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तो सब जगह बात जर्नी की है, और सबकी जर्नी अलग होती है। बार बार ये श्लोकों में भी, सूत्रों में, सब जगह ये बताया गया है कि स्वाध्याय से
एवं एक पाथ का अनुसरण करने के बाद जब आपके भीतर इंटरोसेप्शन क्रिएट जनरेट होने लग जाता है, तो वहां आपको वो गाइड करता है, ना कि कोई टेक्स्ट या कोई और चीज आपको बाहर से। और जो मूल उद्देश्य है सभी सूत्रों का, ग्रंथों का, चाहे वो पतंजलि का योग सूत्र हो या सांख्य योग हो या कोई भी षड दर्शन में से हो, वो है कैवल्य निर्वाण की प्राप्ति। अब कुछ लोग जो हैं षटकर्म के माध्यम से, तो कोई पद्धति पंचकर्मा के माध्यम से दुखों का निवारण करती है। कुछ चलती है बॉडी टू माइंड, कुछ चलती है माइंड टू माइंड, और कुछ चलती है बॉडी टू बॉडी। चार प्रकार की चीजें चलती हैं, आप ये टेक्स्ट में देखिएगा। हम अपने जीवन में चलते हैं बॉडी टू बॉडी। कुछ लोग की अप्रोच होती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ लोगों का होता है कि नहीं, माइंड जो है वो 80% ऑफ द टाइम सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये भी एक अप्रोच है। और कुछ लोगों का होता है कि माइंड टू माइंड चलते हैं। यानी यदि आपको दुखों का निवारण करना है तो आप श्रीमद् भगवत गीता को अपना गुरु मान लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसके सिद्धांतों को फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप एक पैटर्न में, एक पद्धति में चले गए, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे उसी के अंदर। फिर वो आपको एक के बाद एक अध्याय खुद अपने आप गाइड करता चला जाएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर आप यूट्यूब में कुछ उनको चैप्टर्स को स्पेसिफिक सुन सकते हो, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसकी टीका है, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं समझ में आता, बहुत सरल भाषा में यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर वो समझ में आ गया तो आपको ये पता लग जाता है कि मुझे अद्वैत चलना है या द्वैत के अनुसार चलना है। फिर आप एक बीच का रास्ता निकालते हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज तक मुझे अद्वैत सिद्धांत मानना है, फिर मुझे द्वैत को मानना है, और फिर उसको मुझे जीवन में व्यवहारिक रूप से लेकर आना है। अब वो व्यवहारिक दर्शनों में नहीं मिलेगा। दर्शनों में सैद्धांतिक मिलेगा। दर्शनों में आपको थ्योरी मिलेगी। दर्शनों में आपको नॉलेज मिलेगी। दर्शनों में सैद्धांतिक मिलेगा। दर्शनों में आपको आइडियलिज्म मिलेगा। ऐसा है तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर इस प्रकार से आप चल सकते हैं। वहां कभी भी क्लेम नहीं किया गया है कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। उसे समझने के बाद फिर आप उसको करते हैं अपने लाइफ में अप्लाई, और आप देखते हैं कि पंच क्लेशों में या सप्त धातु में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लेके चलनी है, और उसके अनुसार फिर आप क्रियाओं का अनुमोदन करते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं। फिर आप उस हिसाब से उस पर्टिकुलर क्रियाकलाप को करते चले जाते हैं जीवन शैली में, अपने कल्चर, ट्रेडिशन, टाइम, जेंडर और अपनी नीड के अनुसार। क्योंकि ये एक चीज सबके लिए है ऐसा नहीं है, लेकिन सारा जो ग्रंथ है वो सबके लिए है, वो सही है। तो जर्नी महत्वपूर्ण है आपकी, कहीं पहुंच जाना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। किसी भी सूत्र ग्रंथ में ये सब में कॉमन चीज मिलेगी आपको। तो एक बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज ऐसी कनेक्टिंग मिल जाएगी जो आपको वहां से निकाल करके केवल उसी पर कार्य करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए कि नॉलेज अगर आप अप्लाई नहीं करोगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। सूत्रों को यदि आपने पढ़ लिया, आपने घृण संहिता पढ़ ली, शिव संहिता पढ़ ली, आपको आसनों का पता लग गया, आप उस आसनों को अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन अगर उसमें आप पेडागोजिकल, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच नहीं अप्लाई करते कि इन आसनों को करने से क्या अनुभव है, और वो अनुभव फिजिकल है या वो मेंटल है, या उसके अंदर अगर कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है भी,
तो वो बाहर से नहीं आएगा, कोई बताएगा नहीं आपको, वो अंदर से आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, मेरा इमोशंस पे रेगुलेशंस बढ़ रहा है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरी माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट खत्म हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? रीडिंग। अब कहीं नहीं लिख रखा किसी सूत्र में कि आप रीडिंग करो, किसी ने नहीं लिखा ना। तो सर ये थ्योरी स्वाध्याय कहाँ की से बात आई? तो की है। कि है मैम, लेकिन करना कैसे? उसका जैसे श्रुति ग्रंथों को पढ़कर, या कहें कि अपने जो गुरु हैं उनके शब्दों को सुनकर उन पर आचरण कर कर और उनको मनन कर कर, तो ये तो स्वाध्याय ही था। तो इसका मतलब ये है कि वो रीडिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन आप रीडिंग करोगे कैसे? अब केवल तो पढ़ने से हमारे ज्ञान आ पास जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन तो है ना, केवल उनके पास नहीं थी, केवल हमारे मैं पास वही तो कह रहा हो हूँ। गई। नहीं 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 मैम, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, एक होता है नॉलेज के लिए रीड करना। एक होता है कि मैंने उसको नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान वर्धन के लिए मैंने उसको पढ़ा। पढ़ना और गुनना, और गुन करके जीवन में उतारना, और जीवन में उतार करके उसको अनुभव करना, अनुभव करने के बाद उस अनुभव को लिखना, और लिखने के बाद लोगों को उसके बारे में बताना। यही हमारे ऋषि मुनियों ने भी किया है। ऐसे ही थोड़ी लिख दिया उन्होंने आपके हमारे पढ़ने के लिए। और उस समय तो उनके पढ़ने के लिए कुछ था भी नहीं ना, हमारे पास तो है। तो लोग क्या है, अक्सर कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। और कोई हायरार्की नहीं है कि षाट दर्शन के अंदर सबसे पहले आपको न्याय पढ़ना है, फिर वैशेषिका है, फिर योग, ऐसा कुछ नहीं। ये भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई सीक्वेंसिंग नहीं है आसनों की, उसको कराने का कोई तरीका नहीं है, उसको वहां तक साधने का भी कोई माध्यम नहीं बताया गया है। ये तो कहीं नहीं बताया गया है ना, केवल आसनों के नाम दिए हुए हैं। अब एक ही आसन का नाम इसको से हम जानते हैं कि वो वीरभद्रासन है, वो दुनिया उसको किसी तरीके से कराई जा रही है, सब करे जा रहे हैं उस आसन को, लेकिन उसके पीछे की जो स्पिरिचुअलिटी है, माइंडफुलनेस है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे की जो नॉलेज है, वो हमें ये बताती है कि जिस समय आप कर रहे हैं उस समय पर आपको किस प्रकार की अनुभूति होगी, और उसके बाद किस प्रकार की अनुभूति होगी। आप निरंतर करेंगे तो शॉर्ट टर्म में कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म में कौन सी होगी। फिर आप उस आसन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। फिर आप उस आसन से एक थ्योरी डेवलप करते हैं कि अगर मैं ये वाला आसन 10 लोगों को कराता हूँ तो उन सब की बैक पेन में आराम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थ्योरी है, जो कि बैक पेन का आसन आया हमारी किरण संहिता से उदाहरण के लिए, ठीक है, ये एक थ्योरी बेस्ड आसन है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है। और इसके आधार पे अब मैं अपनी थ्योरी डेवलप कर रही हूँ कि अगर मैं 10 लोगों को ये आसन कराती हूँ तो उनकी बैक पेन में आराम आता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, उनके इमोशंस पे कंट्रोल आता है, उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं। उसमें बहुत सारे मीडिएटर्स भी आएंगे, मॉडरेटर्स भी आएंगे। मॉडरेटर क्या आएंगे? हर एज एज ग्रुप के व्यक्ति का, हर जेंडर का, हर तरह के व्यक्ति का, जिसको एज के हिसाब से एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। मेडिएटर्स क्या होंगे? सीधे सीधे बैक पेन रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बाकी की चीजों की वजह से हुआ ना, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि उनके बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और लूजनिंग हो गई, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो बैक पेन अपने आप नॉर्मलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि जो पेन का कारण होता है वो होता है एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर बहुत अधिक देर तक इन्फ्लेमेशन का रहना। और जब वो मैसेज ब्रेन को जाता है तो पेन फील होता है। पेन किलर ले लो तो पेन फील होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर नॉन इंट्रूसिव मेथड है, प्योरली एक्सटरोसेप्शन से शुरू होता है, एंड इंटरोसेप्शन पे वो जाकर होता है। बैक पेन रिमूव करना या किसी तरह का ट्रीटमेंट, थेरेपी दे देना, योग में यहाँ समाप्ति नहीं होती है। उसको आत्मसात करना, और आत्मसात करने के लिए उसके पीछे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी।
तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, साइकिल क्लॉकवाइज भी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज भी चलती है, और ये साइकिल पूरी होनी चाहिए। अगर ये अधूरी साइकिल हो गई, ट्रीटमेंट कर दिया, आज आदमी जाकर फिर वही चीजें खा पी रहा है, फिर उसी तरह से ज्यादातर सीडेंटरी लाइफ व्यतीत कर रहा है, तो फायदा क्या हुआ? तो योग के अंदर जब तक आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, फिर आप उसका दोबारा से अभ्यास कई बार करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, अब आप समझ गए, अब ये कंबाइन हो गया। जब आप अभ्यास करते हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी और नॉलेज और एप्लीकेशन दोनों चारों कंबाइन हो जाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। फिर आप क्या करते हो? आपको एक रियलाइजेशन होता है, जैसे अभी कमलेश मैम, आपको एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं कुछ और सोच रही थी, आपको सुन के मुझे लगा बहुत सारे विषय हैं। आपको रियलाइजेशन हो गया ना, क्लासेस अटेंड करके, टेक्स्ट पढ़ के, अभ्यास करके, बार बार चीजों को सुन के। अब अगर आपको रियलाइजेशन है हेड और हार्ट में कि हाँ, कहीं ना कहीं रास्ता निकल सकता है, और मुझे अपना रास्ता थोड़ा बदलना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा काम कर सकूं, ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन होने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में बहुत दम लगता है, बहुत हिम्मत लगती है, बहुत सिंसियर एफर्ट के बाद सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अब आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने में, रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करने में लग जाएंगी, जो आपने डिसाइड किया है। तो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। इसको परमानेंट बनाने के लिए बार बार आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, वहां पर आपका अन्नमय कोश भी आ गया, प्राणमय कोश भी आ गया, मनोमय कोश भी आ गया, आनंदमय तक आप पहुंच गए विज्ञानमय के माध्यम से। विज्ञानमय मतलब विजडम, इंटेलेक्चुअल अप्रोच। ये जो विजडम है, ये विजडम कब आता है आपके अंदर? विजडम तब आता है जब आप उलझते नहीं हो बहुत सारी चीजों में, आप उसमें से अपना एक रास्ता खोज लेते हो। बस वही है आपका रियलाइजेशन। उस दिन से आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। सारे सूत्रों का उद्देश्य एक, अपने आप को सुपीरियर बताना नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि वो केवल गाइडिंग है, गाइड कर रहे हैं, रास्ता आपको खुद खोजना है। स्पून फीडिंग वहां जानबूझकर नहीं की गई है, स्पून फीडिंग मैंने भी नहीं की है। मैं चाहता तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके, पूरी की पूरी 10 के 10 लोगों की रिसर्च थीसिस तैयार करके भी दे सकता था, आपका रिसर्च प्रपोजल सबका दे सकता था। 1 मिनट लगेगा मुझे, सबके टॉपिक में फाइनल कर सकता था। और ये मैंने पिछली योग वर्कशॉप में करा भी दिया था लोगों को। अब गलती ये हो गई कि वो लोग उस पर काम नहीं कर पाए आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद नहीं खोजा ना उसको, मेरे कहने पर उन्होंने लिए टॉपिक्स। अब तो आपको काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला विषय है। और जब तक आप इसको बार बार अभ्यास नहीं करते हो, तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कंसेप्ट बहुत सारे हैं। इसलिए शुरुआत में लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बहुत लो रखिए। केवल वो चीज करिए जहां आपने पेशेंट ट्रीट किए हैं और आपने खुद उसको अभ्यास किया है। आप आज की डेट में, मेरा लोअर बैक पेन, प्रोस्टेट और साइनसाइटिस पे स्पेशलाइजेशन। कारण ये है, मैंने 3 तरह के पेशेंट पे ही काम किया हुआ है, और मैं तीनों से ग्रसित हूँ। इसलिए मुझे इसके बारे में पूरी, आयुर्वेदा से लेके यूनानी से लेके दवाइयों के नाम तक रट गए हैं। अब मुझे कोई बोले कि अपना पीएचडी का टॉपिक डिसाइड करो, तो मैं क्या रिसर्च करूं? प्योरली मैं वही लूंगा ना जो मेरे पास, जिसका पूरा का पूरा नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाई किया। अच्छा, पढ़ा भी है, सुना भी है, कराया भी है, और खुद भी करा है। तो मेरी 5 इंद्रियां जो हैं, वो पांचों की पांचों इनको अनुभव भी कर चुकी हैं, लोगों को करवा भी चुकी हैं, लोगों के अनुभव भी मेरे पास हैं। अब मुझे ये भी पता है मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ पर मुझे मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। तो यही यही आपका विज्ञानमय कोश का काम है, बस।
केवल यही विज्ञानमय कोश का काम है कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ शुरू करना है, कौन से ग्रंथ को जोड़ना है और उसमें से क्या निकालना है। अब कॉमन चीजें तो बहुत सारी है आसनों के अंदर, कुछ भी नहीं कर सकते, सप्त धातु पे काम कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जो मेडिटेशन है उसके ऊपर तो किसी का पेटेंट नहीं है। अक्सर मैंने सुना है नाद योग के बारे में लोग कहते हैं चर्चा नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ बीज मंत्र होते हैं ना उनको हर जगह उच्चारण नहीं करना चाहिए कहते हैं, फिर उसकी ताकत समाप्त हो जाती है। इसी तरह से महर्षि महेश योग ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में कहीं भी नहीं लिख रखा कि मेरी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऐसे होती है। श्री श्री रविशंकर का कहीं मिलेगा आपको? जबकि गुरु वासुदेव ने कहीं लिखी है क्या कि इसकी ये पद्धति होती है, इसको ऐसे करना चाहिए? वो जिन लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं ना वो एक्चुअली ऐसे है नहीं। वो आपसे लाखों रुपए इसी बात का लेते हैं कि जब आप उनके कैंप्स अटेंड करते हैं तो वो आपको वहां पर आपके अनुसार टेलर मेड एक प्रैक्टिस कराते हैं। जनरल तो सबके लिए है, क्वेश्चन आंसर सबके लिए है, लेकिन उसको आप अपने अनुरूप साध सको, कर सको, प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सको, अपने आप डेवलप कर सको उसे, वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है फिर। 90% लोग ऐसे होते हैं, 99% जो प्रवचन सुनते हैं उसके बाद जाकर फिर वही काम शुरू कर देते हैं। किताब पढ़ते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर का हिस्सा है, रिचुअल है, इसलिए किताब पढ़ना जरूरी है, वरना ईश्वर नाराज हो जाएंगे। जो तो इसका मतलब जो लोग किताब नहीं पढ़ते हैं तो उनके जीवन में तो वो तो नर्क के भोगी हो जाने चाहिए थे अभी तक। मैं यही विषय देता हूँ आपको, चलिए। कि क्या हमारे नास्तिक एवं आस्तिक ग्रंथ महर्षि चारवाक रहे हैं, है ना? जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो इन्होंने कहा नहीं करनी चाहिए, ये समय नष्ट होता है इससे। उसके बाद आप तीनों तरह के ग्रंथ पढ़िए। एक तो एंशियंट है जो प्री वैदिक है, एक वैदिक है, ठीक है ना? उसके बाद वेदांत आ जाते हैं, मॉडर्न जो जितने भी हमारे योगीज हैं, खासकर तीन, श्री श्री रविशंकर, जग्गी गुरु वासुदेव और महर्षि पतंजलि भी मॉडर्न में आते हैं, मालूम है आपको? मिडिवल वाले अलग हैं, एंशियंट अलग हैं, क्लासिकल वाले, ट्रेडिशनल वाले। तो हर व्यक्ति ने उसको समय काल परिस्थिति के अनुसार मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया है ना, और फिर लोगों ने उसको फॉलो किया। अब आज की डेट में तो कोई योगी है ही नहीं। देखा जाए क्लासिकल को देखोगे तो कोई योगी है ही नहीं, क्योंकि सब अपने हिसाब से उसको बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्लासिकल को धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं। क्लासिकल ट्रेडिशनल को आपको अपने साथ उस कंपोनेंट को रखना है जो रेलेवेंट है। पूरे का पूरा आप बार बार भी पढ़ोगे तो आपको जीवन की समस्याओं का उत्तर नहीं मिलेगा। लोग इसी बात से घबरा जाते हैं, भगवान है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं। लोग इसी बात से घबरा जाते हैं कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है, हमें अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव करना है। तो मेमोरी, उदाहरण के लिए, आजकल जो है ना साइकोलॉजी के अंदर बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है और अडल्ट्स की भी बहुत बड़ी समस्या है कि चीजें याद नहीं रहती। मेरा ये मानना है कि ये बोलो कि चीजें याद नहीं रहती, ये मत बोलो कि चीजें याद नहीं रहती। ये बोलो कि वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो नेगेटिव है। याद तो बहुत अच्छे से रहती हैं, बचपन वाली सारी गलत हरकतें याद है हमें। हम्म। लेकिन अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं। बार बार एक ही चुटकुला मैं आपको 3 बार सुनाऊं तो पहली बार हंसोगे, दूसरी बार नहीं हंसोगे ना। तो फिर बुरी बातों को बार बार याद करके दुखी क्यों होते हो? चलिए मैं आपको यही एक विषय देता हूँ कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी मूलतः नेगेटिव है या पॉजिटिव होती है। चलिए एक विषय इस पे चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति अच्छा होता है या बुरा होता है, ये अलग विषय। मूलतः एक व्यक्ति का जो चरित्र है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? सर, वो समाज डिसाइड करता है सर। जैसे जन्म लेने के बाद में बच्चे को तो कोई मतलब कोई भाषा का भी ज्ञान नहीं रहता, पर जिस परिवार में जैसी भाषाएं बोली जाती है, जैसे संस्कार होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके इमोशन भी उसी टाइप के बनने लग जाते हैं और उसके बाद में फिर
वो मतलब उसकी एक्टिविटी जैसी होती जाएगी तो कई बार तो उसको ये भी पता नहीं रहेगा, अगर वो ज्यादा ही नेगेटिव परिवार है तो उसको ये भी पता नहीं रहेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। और अगर थोड़ा पॉजिटिव हो थोड़ा नेगेटिव है तो उसको आने वाले समय में ये पता लग जाएगा कि हाँ मैं ये इस क्षेत्र में थोड़ा सा गलत कर दिया था और इस क्षेत्र में थोड़ा सा अच्छा कर दिया था। और पॉजिटिव रहेगा तो सर उसका इफेक्ट में फिर पूरा पता चल जाएगा कि हम ये वाली चीज प्योर गलत है और ये वाली प्योर सही है सर। तो इसका मतलब ये लर्नेड रिस्पॉन्स हुआ ना, हाँ सर। एक्वायर्ड नहीं है। एक्वायर्ड हुआ, इननेट नहीं है। दो चीजों से पर्सनालिटी बनती है ना व्यक्ति की। पैदा तो कोई भी चोर चक्का डाकू नहीं होता है ना, या आईएएस थोड़ी पैदा होता है। तो आपका कहने का मतलब है धर्मेंद्र जी कि सब कुछ एनवायरनमेंट है एंड जेनेटिक्स तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब। हाँ हाँ सर। कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं सर, मतलब अब उसमें हम जैसे देख लेते हैं कि जो पिता के गुण या माता के गुण हम में आ जाते हैं तो वो कुछ जेनेटिकली भी हो जाते हैं सर। पर उसका इतना इफेक्ट अभी तक मैंने तो नहीं देखा। नहीं होता है, जेनेटिकली होते हैं। हाँ सर, इसको हम प्रकृति के रूप में अगर देखेंगे, प्रकृति का काम है कि इवॉल्व होना, राइट। और इसीलिए हर स्पेशी, फिर वो अमीबा हो या ह्यूमंस हो, आपको रिप्रोडक्शन करना, वो प्रकृति का चक्र चलाना इतना इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए वो चीजें हमें ज्यादा ध्यान देते हैं जिसके वजह से हमारा एग्जिस्टेंस रहे, इसलिए वी आर मोर रिएक्टिव। ओके, बट ये जैसे आपने कहा जेनेटिक, एग्जैक्टली ये चीजें कोई भी आप स्पेसी ले लीजिए ना, उसको एग्जैक्टली पता है पैदा होने के बाद खाना पहले है, तो वो उसको कौन कोई सिखाता है? सिखाता नहीं, बिल्कुल कोई सही बात। सिखाता है उसको, राइट। तो ये अब सांख्य प्रकृति। योग ये कहता है कि नथिंग इज एक्चुअली क्रिएटेड। सांख्य योग कहता है कि आपके भीतर वो है, ऑलरेडी है, और वो सिर्फ मैनिफेस्ट होता है। क्रिएट कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्रकृति के अंदर ऑलरेडी है। तो सर यही इसका तो। मतलब लेकिन सब कुछ भगवत आपके गीता और अंदर ऑलरेडी उपनिषद में है। तो सर लेकिन बीज की भगवत तरह, गीता और जो बीज उपनिषद और में तो पेड़ वाला साफ, मैंने एक उदाहरण दिया था, बीज और पेड़ वाला जो है। जी अमर जी। सर लेकिन भगवत गीता में और उपनिषद में तो साफ साफ दिया हुआ सर कि व्यक्ति का जो सतरज और तम जो है, सभी व्यक्ति के अंदर वो गुण होता है। तो सात्विक गुण भी होता है और राजसिक और तामसिक गुण भी होता है, तो उसकी प्रवृत्ति के अनुसार भी सर वैसा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। जब व्यक्ति की सकारात्मक दृष्टिकोण होगी, सात्विक होगी, तो सात्विक कर्म ही करेगा। राजसिक और क्रिएट कुछ राजसिक नहीं कर्म हुआ ना, करेगा तो लेकिन तामसिक क्रिएट कर्म कुछ करेगा। नहीं हुआ ना अमर कुमार जी। वो तो ऑलरेडी उसके भीतर है ना, तीनों तत्व। ये सर ऑलरेडी त्रिगुण तो भीतर है। जी। वो तो सिर्फ मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जैसे समय आ रहा है वो चीज वैसे वैसे बाहर आ रही है उसकी। तो सर कठोपनिषद में जिंदगी श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग जो दिया हुआ है सर, कि व्यक्ति श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के अनुसार जो अच्छा काम में जाता है, सात्विक मार्ग काम में आता है, वो श्रेय मार्ग को अपना लेता है। जो इसका मतलब गलत उसके मार्ग में भीतर कहीं जाता है ना वो कहीं प्रेय मार्ग को सात्विक, अपना लेता है। कहीं ना कहीं सत्व का बीज तो था ना। इसका मतलब उसके भीतर केवल वो प्रस्फुटित प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा था। उसको जैसे ही पानी मिली, खाद मिली, वो प्रस्फुटित प्रस्फुटित हो गया। सांख्य योग की बात बता रहा हूं मैं, मेरा नहीं है। क्रिएट कुछ नहीं होता है, सारी चीज केवल ग्रो करती है, डेवलप करती है। वो ऑलरेडी प्रकृति में एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करती है। सर इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, इफ यू गो टू एनी ट्राइब इन ऑस्ट्रेलिया, इन साउथ अफ्रीका और अमेरिका, जैसे आपने कुछ ट्राइब्स के बारे में बात की जहाँ पे शायद वी स्टिल जॉन्स। ह्यूमंस हैव नॉट रीच्ड आउट, बट दे स्टिल बिलीव इन सम यूनिवर्सल पावर, राइट। इनको ये सिखाता कौन है? अरे इनको, इन्होंने कोई वेद पढ़े नहीं है, कोई पुराण पढ़े नहीं है, राइट। तो ये जो विजडम है, ये कहीं ना कहीं ये नॉलेज, आई थिंक इट्स ऑल इक्वल, ये अवेलेबल। एक्सपीरियंस से आदमी पता करता है कि यार ये दुख, जैसे आपने आज की शुरुआत की कि ये दुख है, आई थिंक समबडी रियलाइज दिस कि ये दुख है, तो फिर हमें ये दुख का निवारण करना है। एंड देन वी सॉ दी सो मेनी फिलोसॉफीज कमिंग आउट ऑफ दिस। अब दुख कहाँ से आ रहा है? सांख्य योग ये कहता है कि जैसे ही पुरुष और प्रकृति वो मैनिफेस्ट करना चाह रही है, प्योर चेतना जब प्रकृति से जुड़ रही है, तो दुखों का कारण तो सबसे बड़ा वही है। इनफैक्ट सर, आज मैं मेरे बेटे के साथ बात कर रहा था, उसको योगा, ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, तो सांख्य षड दर्शन उनको सिखाया गया, तो एक वाक्य लिखा गया है कि प्रकृति आपको फिर से पैदा इसलिए कर रही है ताकि आप आपके अंतिम चरण पे जाओ, जो आपका मोक्ष का मार्ग है। पर जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम उसमें अटक जाते हैं,
बस, क्योंकि जैसे ही विषय आएगा, जैसे ही चेतना प्रकृति में उलझेगी, दुखों का कारण शुरू हो जाएगा। अब लेकिन दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है ना, उसको चेतना चाहिए, उसको रोशनी चाहिए अपने आप को व्यक्त करने के लिए। अब जैसे ही दोनों पास आते हैं, दुख शुरू हो जाता है। अब जैसे ये प्रोसेस ऊपर से नीचे चलता है, पंच महाभूत तक पहुंचता है, पंचभूत सिद्धांत तक, एयर वाटर, वो जो होता है ना, एयर वाटर सॉइल फायर एंड सन, ये तक पहुंचता है, तो इसका फिर निवारण का मार्ग भी तो उल्टा ही है। ये भी कॉमन है सब जगह में, ये भी कॉमन है ना, सब जगह यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी दुख का कारण श्री कृष्ण उसको ये बता रहे हैं कि तुम करो ना करो कर्म, तुम ना भी करोगे तो भी तो कर्म हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सब जगह पे आपको कॉमन मिलेंगी। सप्त धातु हैं, सप्त धातुओं पर ही सारी मेडिकल साइंस बैठी हुई है। अब वो जो हमारी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, उसका भी तो मूल ग्रंथ यही है सारे के सारे। जब उनको लगा कि शास्त्र पढ़ने से गांव में फैला हैजा, गांव में जो टीबी फैलती थी, पूरा गांव के लोग आधे मर जाते थे, हाँ, इसीलिए लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते थे। तो महर्षि सुश्रुत ने ये कहा कि ठीक है, शास्त्र पढ़ना अपने स्थान पर है, लेकिन जो फिजिकल दुख है एक व्यक्ति का, बीमार होके मर जाना, परिवार समाप्त हो जाना, उसका निवारण मैं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक लकीर से निकल के अलग काम किया ना। लेकिन उन्होंने बेसिकली टेक्स्ट तो वही फॉलो की कि मैं बीमारी का इलाज नहीं करूंगा, मैं पूरे व्यक्ति का ट्रीटमेंट करूंगा, तो वो क्योर हो जाएगा, अपने आप को खुद ही बॉडी क्योर कर लेगी। उन्होंने प्रकृति से ही जो है शल्य चिकित्सा की। उन्होंने आप जो मसाले या जो केमिकल अवेलेबल थे एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हीं को, मसल के पत्तों को, उन्होंने नींबू है, जो भी हमारे उस समय नीम है, इन सब का प्रयोग करके ही तो उन्होंने सारी चीजें समाप्त की बीमारियां लोगों की। फिर वो फर्दर उसको लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। वो जो है वो मॉडर्न मेडिकल साइंस आज की डेट में कहती है कि उसके लिए हमने नए नए टूल्स विकसित कर दिए हैं, डायग्नोज हमने विकसित कर दिया। लेकिन आज भी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि 80% बीमारियों का इलाज तो केवल परहेज है। नमक और चीनी छोड़ दीजिए आप, 80% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। लोगों की तो बैक पेन ही खत्म हो गई हुई है। उपवास, तीसरा उपवास, इससे ज्यादा ताकतवर ताकतवर कोई मेडिसिन है ही नहीं। मेडिसिन तो फिर किचन में सारी अवेलेबल है हमारी। ऐसी कौन सी चीज है, सीड्स, नट्स, अब हल्दी और दालचीनी ले लीजिए, चलिए, इन्हीं दो चीजों के प्रयोग से, अब आप अफीम से देखिए, पुराने जमाने में अफीम से सब तरह का इलाज हो रहा था। नींद नहीं आ रही है, अफीम दे दो। बच्चे को दस्त लग गए, अफीम दे दो। टेंशन बहुत हो रही है, किसी को तनाव हो रहा है, घबराहट हो रही है, अफीम दे दो। लेकिन उसकी डोजेज जो है वो अलग 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 होती थी, और फिर किसी को भी कभी हैबिट नहीं पड़ी उसकी। तो हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि इसको ड्रग के रूप में यूज करना है, ना कि एक हैबिट फॉर्मेशन के रूप में यूज करना है। इतना विजडम था उस समय पर भी कि कितने कंपोनेंट कितना देना है, किस रेशियो में देना है। आज भी विश्वरूप रॉय चौधरी यही बात करते हैं कि सारा क्योर तो आपके भीतर है, सारा ज्ञान तो आपके भीतर ही है। तो बॉडी टू माइंड अप्रोच सही है या माइंड टू बॉडी अप्रोच सही है, मुझे बताइए आप। यदि आप और हम इस बात को रियलाइज करना चाहते हैं कि हमें अध्यात्म की प्राप्ति करनी है, हमें मुश्किल चीजें जो हमें नहीं आती हैं उनको सीखना है। एक कॉमर्स का व्यक्ति कभी सोच सकता है कि वो किसी मशीन को ठीक कर लेगा या उसकी रिपेयर कर लेगा? उसको ऐसा लग रहा है ना कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही नहीं है। उसको सारे सबने यही बताया। वो बच्चे की, दो बच्चों की कहानी सुनी है आपने? एक बच्चा कुएं में गिर जाता है तो दूसरा बच्चा उसे कुएं से बाहर निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई ये बताने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता।
ऐसा कोई काम नहीं है जो लोगों ने ना किया हो। ना बैकग्राउंड, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, ये किसने रूल बना दिया भाई? अब एनईपी वापस आ रही है ना उसी चीज पे। एनईपी 2020 ये कहती है कि आप तो कोई भी विषय ले सकते हैं। आप म्यूजिक लीजिए, दूसरा विषय वैदिक मैथमेटिक्स लीजिए, तीसरा विषय आप फिजिक्स ले लीजिए। तो बच्चे तो अब कथक लेने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे टाइम पे तो संस्कृत नहीं पढ़ने देते थे, ये कहते थे तुम ज्योतिषी बनना चाहते हो क्या? अब आज की डेट में संस्कृत की बहुत वैल्यू है। मुझे तो लगता है संस्कृत और फ्रेंच हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। तो कोई ना कोई मेथोडोलॉजी आपको कहीं ना कहीं से अडॉप्ट करनी पड़ेगी। रही बात जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स ज्यादातर रोल वहां प्ले करती है जहां पर आपको डायबिटीज है परिवार में, तो संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वो भी ये है 70 to 80% बढ़ जाती है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, लेकिन उनके परिवार में अस्थमा है, अस्थमेटिक है वो, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब थ्योरी तो ये है कि एक व्यक्ति अगर अंडरवेट पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इन द लॉन्ग रन कमजोर हो। थ्योरी तो ये है। लेकिन मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनको जेनेटिक डिसएडवांटेज है, परिवार में हाइट कम है, लेकिन योग करने से उनके जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज जबरदस्त हुआ और बच्चा जो है वो 6 फुट का हो गया। ये भी एक नॉलेज है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। अब जब लोगों ने इसको रिसर्च में अप्लाई किया, अब चाइनीज और जापानीज कहते हैं छोटी हाइट के होते हैं, आप उनकी बास्केटबॉल टीम देखिए कभी। 7 फुट 2 इंच का एक चाइनीज है, वो 4 कदम के अंदर पूरा 28 मीटर का कोर्ट ही कवर कर लेता है। उससे लंबा आदमी पूरे विश्व में नहीं है बास्केटबॉल प्लेयर। वो ऐसे खड़ा होता है और 10 फुट की जो बास्केट है उसको ऐसे टच कर देता है, उसे जंप करने की भी जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं चाइनीज सारे छोटे होते हैं। सुमो रेसलर कैसे है? क्या वो जेनेटिक है या क्या है, एनवायरनमेंट है? कोई बच्चा सुमो रेसलर पैदा तो नहीं होता ना, उनको बनाया जाता है। तो जहां माइंड की बात आती है, जहां चेतना की बात आती है, वहां पर हमारे देश के अंदर जो गहराई से काम हुआ है, जो काम हुआ है उसकी गहराई और जो बायो मेडिकल साइंस की ऊंचाई है, दोनों की कोई सीमा नहीं। ये बात को हमें रियलाइज करना चाहिए। तो विजडम क्या कहता है कि बीच का रास्ता, कि दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए, दोनों को कंबाइन करके यदि आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे या किसी व्यक्ति को सब मार्ग पे चलाना चाहेंगे, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में और कुछ करे ना करे, लेकिन जिस भी कार्य को वो करेगा उसके भीतर एक सत्व का भाग रहेगा, भाव रहेगा। तमस और रजस से वो दूर रहेगा। अब यहाँ भी सब चीज कुल मिला करके पूरा वातावरण देख लीजिए आप, पांचों के पांचों एलिमेंट कुल मिलाकर अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वात पित्त और कफ बना रहे हैं ना वातावरण में भी। और यहाँ पर 3 कंपोनेंट इकोलॉजी के हैं और 2 कंपोनेंट जो एनर्जी के हैं। यदि आप अपने नदियां और तालाब को ठीक नहीं रखोगे और फिर कल को ये बोलोगे कि बहुत प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। आपने तो कभी कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं। अब जिसे देखो वो पहाड़ में जाकर जो है वो जाम लगा रहा है, वहां पर पॉलिथीन फेंक रहा है, लेकिन होलिस्टिक एटीट्यूड ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपने अगर शोध करना है तो अपने सूत्रों को एनवायरनमेंट एजुकेशन से जोड़िए, देखिए कितना मजा आएगा। नहीं कर रहे लोग इस पे काम। वो या तो केवल योग सूत्र पढ़ रहे हैं, या जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को और पता नहीं क्या क्या चीजों को ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत कि ये ग्लोबल वार्मिंग सच है कि नहीं है। तो जहां जहां पर गैप्स हैं उनको आप योग से कंबाइन करके आप आगे बढ़िए। लेकिन वहां की कंटेंट नॉलेज भी होना आपको बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है। प्रदूषण ही चल रही है ना।
और मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है मालूम है आपको? 5 चीजें है ना हमारी: एयर, वाटर, सॉइल, कॉस्मिक एनर्जी एंड सनलाइट। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इन पांचों? चलिए ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। सनलाइट। यस, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये अब। और सनलाइट, सूर्य नमस्कार, सूर्य की ऊर्जा किसी ह्यूमन रेस के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, अभी तक नहीं था। ये कंबाइन नहीं कर रहा था कोई भी। सन की रेस, सन के बारे में हिस्ट्री सब पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सनातन के साथ उसे जोड़ा गया, अपनी इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ा गया, तो सन की रियल इंपॉर्टेंस सामने आई ना। अब लोगों को पता लग रहा है ना कि सूरज के बिना जो है प्लांट क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा। अब प्लांट नहीं होगा तो एनिमल्स क्या खाएंगे, और फिर ह्यूमन बीइंग खत्म। फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो। लेकिन हम सूर्य की स्तुति करना जानते हैं, हम सूर्य नमस्कार भी करना चाहते हैं, है ना। लेकिन हमें ये चीज पक्ष नहीं पता था कि वातावरण से कैसे जुड़ा हुआ है वो, एक व्यक्ति के जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है सूर्य। अब आप काम करिए सूर्य नमस्कार पे या सूर्य के ऊपर। सूर्य मुद्रा भी हमें पता है, चलिए सब कुछ पता है। तो नई नॉलेज कहाँ से ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे आप? नई नॉलेज तभी ऐड करोगे ना, एक थ्योरी डेवलप करोगे कि सूर्य है तो मनुष्य है, सूर्य नहीं है तो मनुष्य नहीं है। सूर्य है तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा तभी तो। और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगी? वो सूर्य से आएगी, और फ्री है एनर्जी। तभी जो है हमारे नदियां तालाब साफ हो जाएंगे, नदियां तालाब साफ हो जाएंगे तो पोल्यूशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आप समझे मेरी बात, कनेक्टिविटी हो गई कि नहीं हुई हुई? अब ये कनेक्टिविटी कहाँ से आई है? ये रिसर्च से ही आई है। अब जाकर लोगों को ये रियलाइज हो रहा है, अब जाकर स्कूलों में सिलेबस को बदला जा रहा है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गुरुकुल परंपरा से हमारे विद्यालयों में शिक्षा देनी चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। आना चाहिए सर। हम्म, आना चाहिए सर। चलिए। दो पक्ष लग रखते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। चलिए, दो पक्ष। इसके पक्ष में कौन लोग हैं? हैंड रेज कर लीजिए एक बार। एक, दो, तीन, ओके, चार। चलिए बाकी के जो 4 या 5 हैं वो इसके विपक्ष में बोलेंगे। देखते हैं उसके बाद क्या थ्योरी बन के आती है सामने। इसे हम कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, रिसर्च का एक टॉपिक मैंने समझाया भी था। लेकिन हम सारे के सारे क्योंकि योग से जुड़े हैं, इसीलिए इसको फोकस ग्रुप कहा जाता है। तो प्रश्न क्या था कि गुरुकुल परंपरा हमारे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वापस आनी चाहिए अथवा नहीं आनी चाहिए? चलिए पक्ष वाले बोलिए। सर बच्चों को वातावरण से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी, और मतलब वो हर चीज से मतलब जहाँ पर भी है तो माता पिता से जैसे जैसे जो अनुशासन का जो पालन करना रहता है, वो पूरे अनुशासन का पालन वगैरह ये हर चीज उसको मतलब जमीनी स्तर से सीखने को मिलेगी सर। बाकी वो स्कूल में जो है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि स्कूल में आज हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे बच्चों को हाथ तक भी नहीं लगाया जाए। होलिस्टिक टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं सर, कि जो ने हर सब्जेक्ट नेचर से कैसे जुड़ा है, लाइफ से कैसे जुड़ा है, वो गुरुकुल में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुशासन, क्योंकि वो हम देखते हैं कि सुबह उठने से कि रात तक जो रूटीन होता है वो रूटीन वहाँ बनता है। उसका इम्पोर्टेंस, उसका हैप्पीनेस, तो एक होलिस्टिक टीचिंग। लेकिन श्री अरविंदो तो ये कहते हैं कि बच्चे को 100% फ्रीडम होना चाहिए। हम सब फ्रीडम एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं? हम भी तो इरिटेट हो जाते हैं जब हमें बॉस कहता है 9 बजे क्यों नहीं आए।
9-10 पे कैसे आ रहे हो, तकलीफ होती है। तो आंतरिक अनुशासन कम होगा तो बाहर बढ़ेगा। अगर हमें अनुशासन में बनना अच्छा नहीं है और हमें आंतरिक अनुशासन बढ़ाने की आवश्यकता है, आदत ही नहीं है सुबह उठने की, तो बच्चे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो मेरी यही बच्चे को बच्चे, भी नैतिक फ्रीडम मूल्य तो दीजिए। सर, यही नैतिक मूल्यों का विकास तो बच्चे के अंदर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं, ही आप बच्चे को फिर अगर ये चीज नहीं देखिए, सिखा। सुनिए कमलेश मैम, अब आप सुनिए। जी। आप कह रहे हैं करना है। गुरु शिष्य परंपरा तो कभी भी ऐसी नहीं थी। सनातन संस्कृति तो कभी थी ही नहीं। वहां किसी को कराना या करना तो होता ही नहीं था। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? श्री अरविंदो क्यों बोलते थे कि बच्चे को 100% फ्रीडम होना चाहिए। उसको कुछ भी सिखाओ, बताओ, पढ़ाओ मत। केवल उसको वातावरण दे दीजिए, वो अपने आप सीख जाएगा। एब्सोल्युटली। ये तो हमारे साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं सर, कि बच्चे को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो कई चीजें ना देखकर, कई चीजें सुनकर, कई चीजें कर कर सीखता है। तो इस वजह से अरविंदो जी ने कहा होगा कि बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बच्चों को रोक लेते हैं। माता पिता का जनरली देखो, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो नहीं, बच्चा कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चे से को कहते हैं मोबाइल मत यूज कर, और खुद लगे रहते हैं। अब बताइए आप। हाँ सर हम सर, ये कहते हैं तो बच्चा है। पढ़ता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है। आप देखिए जिन घरों में न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है, वो उस घर के बच्चे न्यूज़पेपर खूब पढ़ते सर हैं। और मेरे दोनों न्यूज़पेपर बच्चे, रीडिंग अपने आप में बहुत बड़ी बात मुझे बताते हैं, मेरे फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंसते हैं कि अरे आप लोग वीकेंड्स में और सुबह 6 बजे उठते हो, हम तो वीकेंड में 12 बजे उठते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स तो ऐसे हैं कि जो बिना नहाए स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि आधा घंटा 20 मिनट पहले उठ जाते हैं। ओके, सो माय किड्स आर एक्चुअली टेकन फॉर सरप्राइज कि ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे, हाउ कैन यू गेट है। अप एट 6 o'clock इन ऑन वीकेंड्स ऑल्सो। तो सोचिए, ये जो इतना एनवायरनमेंट अगर दूषित होगा, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और फिर इसीलिए हम गुरुकुल परंपरा के बारे में ज्यादा एडवोकेट। बिल्कुल सही है। लेकिन गुरुकुल परंपरा में तो ऐसी बहुत सारी चीजें थीं कि जहां पर व्यक्ति घर से निकलना ही अनिवार्य है। घर में बच्चा रखने का तो ट्रेंड ही नहीं था। चीन को देख लीजिए, वहां पर भी छठी के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है, 5 साल की। और अमेरिका को देखिए क्यों बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म ही है सब कुछ। चीन में लोग 18 घंटे काम करते हैं, नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है। जापान के अंदर भी ऐसे ही। क्योंकि उन्होंने वर्क को, देशभक्ति को, डिसिप्लिन को अपने रिलीजन से जोड़ दिया। किसी भी चीज को सिखाना है तो रिलीजन से जोड़ दीजिए, देखिए कैसे बदलाव आता है सोसाइटी में। अब बच्चे नमस्ते नहीं करते, जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे थे। आजकल के बच्चे ना नमस्ते नहीं करते। तो हम तो गांव में कोई बड़ा बूढ़ा दिखाई दे जाए वैसे ही अंकल को नमस्ते कर देते थे, बाल सफेद देखते ही। पाँव छूने का भी, ठीक है ना, पहले पाँव छूते थे, अभी घुटना छूते हैं, अभी तो कमर तक हाथ लगा के ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए गुरुकुल परंपरा आवश्यक है। चलिए, ये तो हो गया फेवर में, पक्ष में। अब इसके जो है थोड़ा सा विपक्ष में वाले बोलिए प्लीज, अगर कोई है तो। विपक्ष में तो बहुत सारे वामपंथी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो तो क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। श्री अरबिंदो ने तो कहा 100% फ्रीडम दीजिए। एंड अ चाइल्ड इज नेवर born बैड, इट इज द बैड पेरेंटिंग। कोई बच्चा पैदा खराब थोड़ी होता है, इट इज द बैड पेरेंटिंग। जब पिता बोलेगा जा बेटा तू मर्डर करके आ जा, चिंता ना कर मैं बैठा हूँ। ट्विंस वाला एग्जांपल देखा है आपने? एक को भेड़िए उठा ले जाते हैं, एक जो है वो राजा के पास बच्चा पलता है, तो दोनों में फर्क हो जाता है ना। तो गुरुकुल परंपरा में कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी परंपरा है।
ठीक है, बहुत डिसिप्लिन है उसके अंदर, सब कुछ अच्छा है, कराना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन उसमें क्या कमियां आ सकती हैं, क्या समस्या हो सकती है? हाँ, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ का है कि जैसे आजकल बच्चे जो हैं फॉरेन लैंग्वेजेस को लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी बच्चों के लिए कि कई बच्चे संस्कृत पढ़ना भी नहीं चाहते। जैसे मेरे ब्रदर के ही बच्चों ने संस्कृत छोड़कर जो है ना फ्रेंच ऑप्ट कर ली। अब मैंने उनसे पूछा आपने फ्रेंच क्यों ऑप्ट किया और संस्कृत क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं तो अभी भी कहीं मौका मिलता है क्लासेस करने का तो मैं उस संस्कृत कुछ सीखना चाहती हूँ, तुमने क्यों छोड़ा? तो कहते हैं ना, ऐसी लैंग्वेज हमें सीखनी नहीं है जिसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें ना कहीं हमें परेशान करने के लिए ही हो गई हैं कि हम जो चीज डालना चाहते हैं वो डेवलप नहीं कर पा रहे बच्चों के अंदर। तो ये भी एक मूल कारण रहा। हो सकता है कि लोग इसके फेवर में ना रहें क्योंकि संस्कृत सिखाना नहीं चाहते कोई पेरेंट। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते है। हैं कि आप गुरुकुल आचार्य कुलम देखा आपने, महर्षि पतंजलि का घर द्वार में? हाँ जी। वहाँ वहां पर तो बच्चों को हर तरह की चॉइस है। वहाँ कोई भी स्पेनिश, अरबिक, कोई भी लैंग्वेज आप बच्चा ले सकता है, उसको एनईपी 2020 वहां भी लागू किया गया है। और वहाँ जबरदस्त कंप्यूटर एजुकेशन है। सुबह 4 बजे से जो है वहाँ पूरे के पूरे जो हवन से लेकर के मंत्रों के उच्चारण से लेकर के, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेदों का ज्ञान इत्यादि वो सब तो बच्चा ऐसे कंठस्थ कर लेता है कि पूछो मत, जबरदस्त तरीके से। और फिर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस अलग रहती हैं, ताकि वो जो लिटरेचर है उसको पढ़ सके। लेकिन सर कहें तो भ्रम की स्थिति है ना। भ्रम बहुत मजबूत चीज हो गया क्योंकि ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। वो एक गुरुकुल है, लेकिन अच्छी चीज तो वो गुरुकुल नहीं है। लेकिन अगर आप गुरुकुल देखना चाहते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे गुरुकुल देख करके। तो किसी ने गुरुकुल देखे हैं क्या? पढ़े होंगे जरूर गुरुकुल से। है कोई ऐसे जो गुरुकुल से पढ़े? नहीं सर। नहीं सर। हम्म। आजकल के स्कूलों में तो सफाई करना क्राइम है ना, बच्चों से सफाई करवाना। गुरुकुल में तो शुरुआत ही जो है वो भैंसों के तबेले से होती है। सुबह उठ करके जो दिनचर्या में कार्यकलाप हैं, और शाम को 6 बजे के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं हो सकता वहां, तो 6 बजे के बाद अंदर है। सो जाते हैं 6 बजे तो, क्योंकि सुबह फिर उठ के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में काम करना पड़ता। तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राज योग है। इनका बैलेंस करके सिलेबस कौन बनाएगा? और सारी कम्युनिटी इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगी? चैलेंजेस है ना। कह तो दिया कि गुरुकुल बहुत अच्छा है, ये है वो है। कोई कहेगा मदरसा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कॉन्वेंट एजुकेशन बहुत अच्छी है। मैं तो बिहार के जितने भी बैकवर्ड एरिया में गया हूँ, दरभंगा से लेकर जो है वो क्या नाम है, आगे तक, झारखंड में भी, वहां पर सारे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वहाँ के जितने कलेक्टर हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, या वहाँ के बड़े बड़े जजेस हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके सबके बच्चे जो है इन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो वहाँ पोस्टेड है तो अंग्रेजी नहीं आएगी तो बहुत बड़ी समस्या होगी। वो अंग्रेजी स्कूल होने के कारण वहाँ उनको बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। उनको 10 बार बोलिए कि मैं गुरुकुल खोलता हूँ, आइए पढ़ाइए बच्चों को, वो नहीं भेजेंगे गुरुकुल में। जो शहरों में कॉन्वेंट एजुकेशन देख रहा है वो देख रहा है मूल्यों का ह्रास हो रहा है। बच्चे जो हैं वो मोरालिटी को, वैल्यूज को छोड़ते चले जा रहे हैं। उनको रियलाइज होता है गुरुकुल होना चाहिए, लेकिन जो बैठा ही गांव में हुआ है उसको लगता है नहीं मेरा बच्चा कॉन्वेंट में जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। हर व्यक्ति जो ऊपर रामगढ़ में, हरतोला में बैठा है किसान, वो चाहता है कि मेरा बच्चा नीचे जाए, पढ़ने के लिए काठगोदाम जाए, नैनीताल जाए। तो इसका मतलब आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम को भूलना पड़ेगा। चीन की तरह, जैसे चीन में शिक्षा से लेके खेल तक, पॉलिसी से लेकर के, और हॉस्पिटल्स तक, टोटली फौज कंट्रोल करती है। उनकी भी पॉपुलेशन उतनी है जितनी हमारी है, लगभग सेम पॉपुलेशन है। उसको भी आजादी लगभग तभी मिली जब आजादी हमें मिली। हमारे साथ 42 और राष्ट्रों को आजादी मिली थी लगभग। ऐसा नहीं है हम सबसे नीचे हैं, हम बहुतों से ऊपर भी हैं।
तो कमी कहाँ रह गई? इसका मतलब सबसे ज्यादा कमी तो शिक्षा व्यवस्था में ही है हमारी। तो गुरुकुल परंपरा यहाँ कामयाब कैसे होगी? चलिए ये मान लिया। व्हाट जब ये व्हाट का झंझट आंसर आपने खत्म दे होगा। दिया कि यस, गुरुकुल इज द बेस्ट। अब आता है हाउ एंड व्हाई। व्हाई का आंसर भी मिल गया, क्योंकि संस्कार आएंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, वरना वो लुप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब जो लोग देश छोड़ के विदेश में चले गए, उनकी तो तीसरी जनरेशन अंग्रेजी हो गई ना, वहां तो पता ही नहीं है। आजकल इंटर कास्ट इंटर रिलीजन वेडिंग मैरिजेस हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारी जो भारतीय हिंदू संस्कृति सनातन, ये समाप्त हो जाएगी एक दिन। समाप्त हो जाएगी ना इस तरह की से स्पीड से। तो इसीलिए गुरुकुल चाहिए हम। अब आता है प्रश्न हाउ, कैसे बचाएं? पूरे विश्व में सबसे अधिक क्रिश्चियनों की जनसंख्या है, नंबर 2 पे इस्लाम मानने वालों की है, तीसरे नंबर पे हिंदू संस्कृति है। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये होलिस्टिक कंपोनेंट ऐड हो। क्योंकि ईश्वर की सत्ता को तो सभी मानते हैं। देखिए, उपवास सब धर्मों में है, ईश्वर की सत्ता को हर व्यक्ति मानता है, चाहे कुछ भी। अंत में वो जाता वही है। बट इसके ऊपर शोध हो सकता है कि हम ऐसी थ्योरी डेवलप करें जिससे कि हमारा सिलेबस होलिस्टिक बन जाए। गुरुकुल का सिलेबस उठा लीजिए 8वीं क्लास का, एक आचार्य कुलम का उठा लीजिए और एक कॉन्वेंट एजुकेशन का, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर दीजिए और आप एक थ्योरी डेवलप कर दीजिए। उसके बाद उस थ्योरी को फिर टेस्ट कर लेंगे हम। चौथा क्या करेंगे अपन? जब टेस्ट करेंगे तो तीनों बच्चों को तीनों प्रकार की शिक्षा पद्धति से एक्सपोज किया जाएगा। फिर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा बच्चा किस तरह से किस चीज में कौन से कंपोनेंट में बेटर है। साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत सारे हैं जो एकेडमिक एग्जाइटी को मेजर करते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, मेमोरी पावर को करते हैं, और इवन के स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस को भी मेजर कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर लेते हैं। अपना सिलेबस एक मॉडल के रूप में बना करके दे देते हैं भारत सरकार को। ऐसे तो बहुत सारे मॉडल आए हुए हैं हमारे देश के अंदर कि यदि आप पानी की कमी को समाप्त करना चाह रहे हैं, प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करिए। देखिए, गाय के गोबर के बारे में हम सब जानते हैं ना। तो आप एक आर्टिकल पढ़िएगा, काउनॉमिक्स, गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा, काउनॉमिक्स। उसको दूसरा एक आर्टिकल है आयुर्वेदिक रिजुविनेशन ऑफ वाटर, आयुर्वेदिक रिजुविनेशन ऑफ वाटर। उसके अंदर एक एनजीओ है, बहुत जबरदस्त काम किया है, और वो क्लेम करते हैं कि आप कहीं भी किसी भी तरह के तालाब, कुएं, नदी को साफ कर सकते हैं यदि आप गाय के गोबर को लैब में ट्रीट करके और सही कंडीशंस के अंदर तालाब में डालें, तो तालाब अपने आप खुद को साफ कर देगा। उसके पीछे जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद का ही सिद्धांत है। अभी जो ब्लू जोन्स की मैं बात कर रहा था, प्योर नेचर, प्योर प्रकृति की तरफ चले गए लोग। तो इसका मतलब प्लास्टिक का यूज बंद करो, पेपर का बंद करो, वर्टिकल लिविंग को समाप्त करो, फॉसिल फ्यूल बर्निंग खत्म करो, जानवरों की कटाई बंद करो, शराब बंद करो, सिगरेट स्मोकिंग बंद करो बिल्कुल। ये बिल्कुल अलग है ना, ये चीजें तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति के अलग हैं। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें बंद कर सकते हैं हम? और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। प्रकृति के पास जाने का मतलब क्या है? जानवरों को मत काटो ना। अब आप बताइए, संभव है क्या? मैं विपक्ष में बोल रहा हूँ जानबूझकर, मुझे मालूम है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम हाव पे जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। यही रिसर्च है, यही एनालिटिकल माइंड अगर आपका डेवलप हो जाता है, और जब आप उस थ्योरी को टेस्ट करने निकलते हैं, या एक थ्योरी डेवलप हो गई ना अभी, उस थ्योरी को टेस्ट करने निकलेंगे तो वो रिसर्च हो जाता है। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमारा आखिरी सत्र है। मैं चाह रहा था कि एक डिस्कशन हो जाए, जो नहीं हुआ।
सर नाद अनुसंधान का बता दीजिए। देखिए मैम, नाद अनुसंधान में सबसे अच्छी बात ये है कि जो नादोपनिषद है, अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ा है तो आप उसे समझ पाएंगे, वरना इसका व्यवहारिक पक्ष ही सब कुछ है। और जब आपको आज्ञा केंद्र में नाद या वो ध्वनि, कई लोग उसे धुन धुन भी कह देते हैं, वो आपको सुनने लगती है और वो आपकी रेवरबरेट होती है पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर नीचे आती है, फिर सेंटर में आती है, उसके बाद वो फिर पीछे जाती है, और फिर वो यहाँ आकर हमेशा के लिए लीन हो जाती है। तब एक स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं असंप्रज्ञात की स्थिति, समाधि की स्थिति। जब आपको वो सुनने लगती है तो आपकी नींद कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं नाद जागृत हो गया। फिर आपके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता। ऐसा नहीं है आप दुनिया छोड़ जाते हो या आपकी श्वास रुक जाती है, लेकिन आपके शरीर में सतरज और तमस तीनों में बैलेंस बन जाता है। कैवल्य की प्राप्ति में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो एक अलग चीज है। आपकी बॉडी में, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो, एक होम्योस्टैटिक बैलेंस डेवलप हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक हो जाता है। प्रीडोमिनेंटली अल्फा को छोड़ दीजिए, आप सीधे गामा में चले जाते हैं। गामा ब्रेन वेव पैटर्न आपका एक्टिवेट हो जाता है, और आपके शरीर में होने वाले जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं, उनके ऊपर आपका वॉलेंटरी कंट्रोल स्थापित हो जाता है पूरी तरह से। तो इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो है इफेक्ट। लेकिन मैं सीधे सीधे नहीं कह सकता कि कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। तो साइंस वहां रुक जाती है जहां पर भी ये कहती है कि ये चीजें अगर बैलेंस हो गई तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति उस रास्ते पर चल पड़ा है। बस, इससे ज्यादा नहीं। अब ये धुन, ये ध्वनि, ये वाइब्रेशन कैसे आती है, और वो कैसे ऊपर उठ करके क्या कुंडलिनी जागरण से आती है, और जब वो आती है तो उसका रिदम क्या है, कितनी बार यहाँ रहती है, कितनी बार पीछे जाती है, ऊपर उठती है, ये सब चीजें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। तो नाद का संबंध हमारे आसपास होने वाले वाइब्रेशन की पार्टिकल से है। हमारे आसपास जो वेव फॉर्म में एनर्जी है, जब तक उसका कोई पैटर्न नहीं बनता है, पैटर्न, ठीक है ना, तब तक मेटाफिजिक्स उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इंट्यूशन और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे आसपास होती है, टेम्परेचर में वेरिएशंस होती हैं, वेदर डिस्टरबेंसेस होती हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की याद आने लगती हैं आपको। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो अपीयर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को नाद का अनुभव हो गया। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, एक हमारे परिचित है, वो किसी गुरुकुल में गए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, टू बी स्पेसिफिक, चित्रकूट में। वहां एक आश्रम है, वहां के बच्चे आंखों पे पट्टी बांधकर सामने व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, उसका रंग, उसका नाम, उसका जेंडर सर सब वो कुछ बता देंगे। थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रो रहता है सर वो। हाँ, हाँ। वो कर लेते हैं। वो एक बड़ी ही यूनिक चीज है जो लोगों ने देखी भी है वहां जाकर के। लेकिन जब उनको स्वामी जी को कहा गया है कि अपने दो बच्चे दे दीजिए भाई साहब प्लीज, हम इन बच्चों का प्रयोग जरा ना क्राइम सॉल्व करने में लगाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा सर जो इनकी सिद्धियां है ना, वो सिद्धियां बस यहाँ दिखाने मात्र तक, और जब तक ये इस परिधि में है तब तक ही है। ये जैसे ही बाहर जाएंगे, ये सिद्धियां इनकी विलुप्त हो जाएंगी, फिर आप परेशान होगे कि ये यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे, वहां कर रहे थे। तो एक समय और काल होता है किसी चीज की सिद्धि का प्रयोग करने का भी।
वो वहीं पे होती है और कहीं नहीं हो पाती है। आपको जाना होगा वहां, अनुभव करना होगा। अब ये उनकी जो तपस्या है 18-19 साल के लड़कों की, ये आज की थोड़ी है। ये तो जब से पैदा हुए हैं उसका अभ्यास करे जा रहे हैं। तो अभ्यास से ही तो उनके अंदर ये सिद्धि आई ना। तो व्यवहारिक और जो अभ्यास से रिलेटेड है, वही हमारे जीवन का मूल तत्व है। कैवल्य तक पहुंचकर और फिर उसको अनुभव को बताना, लिखना, ये सब हमारा उद्देश्य नहीं। तो अक्सर कहा भी जाता है ना, आचार्य प्रशांत कहते होते हैं कि ये ना आत्मा वात्मा की बात मत करो। तो बहुत ऊंची चीज है, कहाँ पहुंच रहे हो, कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आप अहंकार की बात कीजिए। आप उन चीजों की बात करिए जिनको देख सकते हैं, जिनके बारे में चर्चा हो सकती है, जिनको समझाया जा सकता है, जिनको मेजर भी बहुत हद तक बताया जा सकता है, जिनके पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। नेगेटिविटी को बंद अगर खत्म करना है तो नेगेटिविटी का पैटर्न बना हुआ है ना। एनर्जी तो सेम है, आपकी भी एनर्जी सेम है, मेरी भी है। मैं नेगेटिव हूँ, आप पॉजिटिव हो, बस इतनी बात करो। इसके अलावा फालतू की बात, आत्मा चेतना, इसके भीतर जितना घुसोगे ना, उतना कंफ्यूज होते चले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ भी एक दूसरे के पूरक हैं, मान रहा हूँ पूरक है, लेकिन एक दूसरे के विरोधी विरोधी भी हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जहां पर जो होनी चाहिए उस काल परिस्थिति में, उस समय ठीक थी, लेकिन आज की डेट में उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। छूट गई ना बहुत सारी चीजें हमारी। तो जो आज की डेट में अप्लाइड है वो है श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। और उसे भी बहुत ध्यान से अप्लाई करना है हमको। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एप्लीकेशन से होगी, वहां से रियलाइजेशन होगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस कंसेप्ट को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है। मैं तो इतना सिद्ध हूं नहीं। आप में से अगर कोई बहुत सिद्ध पुरुष है तो उसके प्रवचन सुनिए, वो शायद आपको और ज्यादा ज्ञान दे पाए। मैं तो साइंस का व्यक्ति हूँ, अंत में घूम फिर के साइंस पर ही आ जाऊंगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो अध्यात्म का है, वो अध्यात्म से घूम फिर के साइंस पढ़ेगा, साइंस के बाद आएगा अध्यात्म में ही। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही। ओवर टू यू शिवम जी। सर वो आपने बैक पेन की जो रिसर्च थी सर, वो कभी आप शेयर कर सकते हो क्या? मैं आपको क्वेश्चनर्स भी दूंगा, कुछ क्वेश्चनर्स की डिमांड आई थी। क्वेश्चनर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको, आपने क्या बोला? सर एक बैक पेन का, और आपने वो 2-3 रिसर्च बैक, कही थी ना, वो तीनों रिसर्च सर सेंड कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर्वाइकल पेन का एक है, SPF 36 है। इस तरह के छोटे छोटे स्क्रीनिंग टूल्स हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चनर्स हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स योगा वाले। वो मेरे हाँ पास सर। हैं कॉपीज, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उन्हें स्टडी करेंगे तो आपको काफी हद तक थीमेटिक एनालिसिस समझ आ जाएगा। क्योंकि वहां पर भी जो उन्हें डेवलप किया गया है वो थीमेटिक एनालिसिस सब स्केल्स के हिसाब से डेवलप किया गया है। सेम मेथोडोलॉजी आपको भी अडॉप्ट करनी है। एक रिसर्च पेपर मैंने शेयर भी किया था, उसमें पूरा थीमेटिक एनालिसिस के बारे में बताया हुआ है। योगा का रिसर्च पेपर अगर आपने देखा हो तो मैंने शिवम जी के थ्रू शेयर किया था आपके पढ़ने के लिए। स्टेप बाय स्टेप थीमेटिक एनालिसिस कैसे किया जाता है, कल मैंने उसकी स्क्रीन भी शेयर करके आपको दिखाई, वही है PDF का, हाँ। है ना, ब्राउन एंड पर्क का। प्रोन, हाँ हाँ सर। ब्राउन, यस। सर आपकी सभी थैंक यू सर। रिसर्च अगर रेफर करने होंगे तो कहाँ पे? सर रिसर्च गेट में चले जाइए, सब मिल जाएगा। मेरा नाम टाइप करिए, विक्रम सिंह JNU, सब मिल जाएगा। यूट्यूब में सब सब मिल जाएगा। यूट्यूब, ये शिवम जी यूट्यूब पे जा रहा है या फेसबुक पे जा रहा है अपना? सब यूट्यूब पे जा रहा है सर। यूट्यूब पे जा रहा है, ठीक है जी ठीक सर। है। ये लिंक भेजिएगा SKM योगा का, जी 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 सर, जी सर, मैं आज भेज रहा हूँ। मैं सब्सक्राइब भी कर लूंगा उसको। सर मैंने सारा अनलिस्टेड रखा हुआ है, यानी जितने लोग यहाँ पे जुड़े उतने ही लोगों के साथ में मैं ये लिंक्स अभी शेयर किए, पब्लिक नहीं किए, लेकिन इसे बहुत जल्दी मैं पब्लिक करूंगा और अच्छे तरीके से, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक बिल्कुल टाइमली जाए, और प्रीमियर करके इसे मैं लाइव करूंगा सर। और आप सभी लोगों का हृदय से आभार। आपने आदरणीय
सर के सानिध्य में साक्षात शिक्षा प्राप्त की, ये आज के लिए जितना अलौकिक है, ये आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए निश्चित रूप से बड़ा अभूतपूर्व होगा। जिस क्रियाविधि से, चूंकि हम लोगों का 15-16 वर्षों का करियर है, और मैं जब से योग के संकाय में हूँ तब से शुरू से, मतलब अब तो गुरुदेव बहुत इजी एक्सेसिबल है हम लोगों के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत मुलाकात है, लेकिन जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनके लिए आज भी कठिनाई है। मतलब आप ये समझिए कि केदारनाथ की ऊपर की जो झील है, केदारनाथ तक तो पहुंचा जा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली झील तक जाने में स्थिति बिगड़ जाती है। तो आदरणीय गुरुदेव का संरक्षण मिलना हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात थी। और ये अच्छी बात ये है इसमें कि रिकॉर्डिंग्स हैं, तो हम लोग अनंत काल तक इसे एक्सेस कर सकेंगे, यदि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होती है तो। और एक बात जो मुझे बड़ा उत्साहित करती है वो ये कि मैं शुरुआती 2-3 लेक्चर्स में गुरुदेव को ये देख रहा था कि एआई को लेके कितना, मतलब एक जनरल जो यूथ है जैसे बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, वो एआई को कुछ नहीं जानना है। और आदरणीय सर जो है वो बिल्कुल परप्लेक्सिटी के प्रो लेवल तक है। तो ये अलौकिक है और ये हम लोगों के लिए मार्गदर्शक है। और जब से मैं देखा हूँ गुरुदेव को, उसके बाद से मैंने एआई को एक्सप्लोर करना खूब शुरू किया है। मतलब एक एक दिन में 6-6, 7-7 घंटे लगा दे रहा हूँ एआई को एक्सप्लोर करने में कि इसमें कितना सब रखा हुआ है। सारा काम आसान, मतलब कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको बहुत कठिनाई से करना हो। प्राइवेट संस्थान के रूप में एक जो आइडिया हमने हमेशा से जनरेट करने की कोशिश की है कि एक ऐसा संस्थान बनाओ जिसका अधिकतर कार्य जो है वो जनमानस के कल्याण में हो और योग शिक्षकों के कल्याण में हो। एसकेएम योगा से मिलने वाला 1 रुपए भी मैं अपने परिवार के लिए कभी खर्च नहीं करता। मैं खुद भी किसी दूसरे संस्थान के साथ नौकरी करता हूँ और उनसे जो सैलरी मिलती है उससे मेरे परिवार का भरण पोषण चलता है। तो जो भी पैसा मिलता है वो आप ही लोगों के मध्य में, आप ही ये शिक्षकों के मध्य में लग जाता है। और ऐसे में आदरणीय गुरुदेव का इस मंच पे आना और 10 दिनों तक लगातार मंच को संबोधित करना, ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात थी। और मैं आश्वस्त करता हूँ गुरुदेव अपने एसकेएम योगा परिवार की तरफ से कि आगे आने वाले समय में एक ऐसा माहौल होगा कि योग में यदि 100 पीएचडी के प्रोफेसर खड़े होंगे तो 90 उसमें आपके पढ़ाए हुए लोगों में से होंगे। इन वीडियोस के आधार पे या एसकेएम योगा के डायरेक्ट तत्वाधान में या इनडायरेक्ट तत्वाधान में योग शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम क्रिएट करने का पूरा पूरा मेरा टारगेट है। और इस प्रयास में महाराष्ट्र और बंगाल, जो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से हैं, उन लोगों के साथ मैं सीधे संपर्क में हूँ। तो हम लोग एक बड़ा मंच क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि रिसर्च को लेके हमसे बेहतर कोई ना हो। योग विद्वत परिषद स्थापना करने की एक बहुत दिली इच्छा है। हमारे बनारस में एक संस्कृत की विद्वत परिषद है, जो उपनिषद और वेदों में कोई भी परेशानी आती है तो सबका मार्गदर्शन करती है। ऐसे ही एक ऐसी विद्वत परिषद स्थापित की जाए जिसमें विद्वानों का ही एक बड़ा सा तबका हो, जो ये तय कर सके कि ये मरोड़ आसन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई भी कोई नाम रख दे रहा है तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको प्राइवेट लेवल पे ही सही, लेकिन कुछ हम ऐसा बना देंगे कि ताकि लोग आप तक, आपके शरणों तक पहुंचे, और ये हमारे लिए अलौकिक होगा। मेरे लिए मेरे सौभाग्य का विषय है सर। मैं 2 दिनों से यात्रा कर रहा था लगातार। आज आपको विदित हो, मेरा छोटा भाई आईएएस बन गया, ऑल इंडिया 121 रैंक लाया। तो उसके संदर्भ में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम था, तो इसके ही लिए मैं वियतनाम से भारत और भारत से फिर अपने ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा करने के लिए पहुंचा था। तो संयोग ये था कि आज मैं 9 बजे तक यहाँ पहुंच गया। और मेरे लिए ये बड़े गरिमा की बात थी कि मैं आज अंतिम दिन वाले लेक्चर में एटलीस्ट आपके साथ आपको प्रणाम निवेदित कर पा रहा हूँ। आप सभी लोगों का आभार, और आप सभी की तरफ से मैं आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। और ये दिली भाव से है, बहुत अंतर्मन से मैं प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब इस उम्र में आके ऐसा हो कि बहुत दिखाने लायक हो। लेकिन ये है कि भावना बहुत बहुत पवित्र है, और आपके प्रति जो भी आपने किया है वो अलौकिक है। तो इतिहास इसे याद रखेगा, इस त्याग को, इस समर्पण को। और खास करके तब जब योग का समुदाय बहुत सारे ग्लिच से, बहुत सारे उठापटक से आगे बढ़ रहा हो। तो एसकेएम योगा परिवार की तरफ से और समस्त योग शिक्षकों की तरफ से, सात्विक और राजसिक योग शिक्षकों की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि प्रणाम निवेदित है। तामसिकों का पता नहीं कब तक वो तामसिक है, हमारे अंदर भी तमस है, परंतु निश्चित रूप से उसकी एक मात्रा है और वो हमेशा कंट्रोल रहे तो ही ज्यादा बेहतर है। परंतु गुरुदेव आपको बारंबार प्रणाम निवेदित है। जी आप नमस्ते। इतिहास में नमस्ते। आपने अलौकिक कार्य किया सर, बहुत बहुत आभार सर। जी धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ आज मैं कराता हूँ, हम लोग हाथ जोड़ लेंगे और एक बार मांगने वाला क्रम बना लीजिए, जैसे मांगने वाला है ना।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलं तेजायस्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, ये अंतिम मंत्र आपके लिए था। प्रणाम निवेदित है संस्कृत में। बहुत बहुत आभार। विनम्र प्रणाम स्वीकार। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। नहीं नहीं, आप सभी का आभार कि हमारे ऊपर थैंक जो यू किया है, सर। 10 दिन का जो संस्कार हुए है ना, वो कह नहीं सकते। कार्य से दिखाने की कोशिश करेंगे सर। देखिए, ये मैं सबसे प्रयास तो मैंने ग्रुप में भेजा था संदेश, जितने लोग आ सकते थे आ जाते, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है कि सब घी पचा ले, है ना। घी सबसे पचता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझ रहे हैं, मतलब इतिहास जब लिखा जाता है तो रोमिला थापर का नाम टॉप पे आता है। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लिए, वो कहाँ की जेएनयू के प्रोफेसर। हर साल यदि 1,000 आईएएस बनते तो उसमें से लगभग 5% जेएनयू के होते, 10% जेएनयू के होते। इतना बड़ा विश्वविद्यालय, 100 सीटों के अगेंस्ट में 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं सीयूईटी का कि जेएनयू मिल जाए। जिसे पीएचडी करनी होती है उसके लिए जेएनयू स्वर्ग माना जाता है, कि जेएनयू से यदि पीएचडी हो जाए तो फिर अलग आनंद है। वहां के रिसर्च के प्रोफेसर पहली बार किसी प्राइवेट संस्थान के लिए आए, और वो भी एक बार के निवेदन पे कि गुरुदेव कुछ बच्चे हैं, है ना। अब ये बच्चे पता नहीं कहाँ हैं आज, तो मुझे नहीं पता। बाद में इनको यूट्यूब लिंक मिल जाएगी तो देखते रहेंगे सब। लेकिन अब आज अंतिम दिन था, आज सबको रहना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैं पहुंच गया। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि मैं समय से पहुंच गया हूँ। और बड़े सज्जन व्यक्ति हैं गुरुदेव को। आप जब भी सुनेंगे ना तो बहुत बहुत, मतलब बहुत सारे लाम लपेट से बहुत दूर रहते हैं, और बहुत सज्जनता, मतलब सज्जनता की पराकाष्ठा है। आप देखिए तो बहुत सृजनशील विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे और इन इन तरीकों पे खूब सारा कार्य इनका है। तो बड़ा अनुभव है। हाँ कमलेश जी, कुछ कहना है क्या? हरिओम, प्रणाम सर। हाँ, मुझे एक बार व्यक्तिगत सर से मिलने का मौका मिला है दिल्ली में। हाँ बहुत ही शांत, को हाँ, लगता ही नहीं कि बहुत सर बहुत, बैठे हैं। हाँ बहुत वो शांत। बिल्कुल शांत रहते हैं। मैं आप लोग के साथ गुरुदेव का नंबर उनसे पूछ के शेयर कर दूंगा, इफ ही अलाउज मी, कि हाँ ठीक है आप उनका नंबर जाना चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। गुरुदेव का यूट्यूब चैनल भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग तो सब्सक्राइब करना ही, 2-4 से पकड़ के भी सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि गुरुदेव एआई पे बहुत उचित है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण में किसी से ये कह पाना कि भैया सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, ये विद्वानों से नहीं होता। ठीक है ना। जी सर। विद्वानों को आगे बढ़ना ही चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी, मतलब दिस इज आवर सोल यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अच्छी चीजों को पुश तो करें एटलीस्ट। और एक सब्सक्राइब का बटन दबा के 4 शब्द लिख देने में आपकी उंगलियां कट के गलने वाली तो है नहीं। और 2-4 लोग मिले तो बिल्कुल उनको बताइए भी कि साहब ये है, स्टेटस पे लगाइए कि साहब इनको जरूर सब्सक्राइब की। क्योंकि आप माइल स्टोन बनो। यहाँ से दिल्ली 40 किलोमीटर दूर है, आप दिल्ली नहीं जा रहे हो, लेकिन जो जा रहा है दिल्ली ना, वो बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएगा, जो 4,000 किलोमीटर से चल के आ रहा है। अरे यार 40 किलोमीटर ही रहेगी, थैंक यू सो मच दिस माइल स्टोन दैट यू टोल्ड मी कि बस 40 किलोमीटर रह गया, है कि नहीं। तो इसलिए आप माइल स्टोन तो बनो, एटलीस्ट थोड़ा ही ज्ञान हो लेकिन वो उचित हो, है ना। तो आप सभी की जिम्मेदारियां हैं, आप लोग थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पे, बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। आप सभी से अपेक्षा है ग्रुप में बने रहेंगे। ग्रुप को लेफ्ट करना बेवकूफों का कार्य है, या तो जुड़ो मत या तो लेफ्ट मत करो, है ना। तो बाकी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम थैंक सर, यू प्रणाम। सर। थैंक यू। प्रणाम सर।